Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher, and in today's video we are going to discuss about some of the important acts related to the citizenship, and of course apart from that we are going to discuss about the ways to acquire Indian citizenship and what are those ways by which you can lose your Indian citizenship. So without wasting our time, let's get started. See, in a last video, we discussed about the Citizenship Act 1955, but let's relearn it in a new way so that we can understand it in a better way. So, basically, Citizenship Act 1955 का जो था, it was enacted by the Parliament. क्यों? क्योंकि इसमें दो तरीके बताए गए थे. पहला तरीका था कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें आप परफॉर्म करके इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. एंड दूसरा फैक्ट यहाँ पे जो मेंशन किया गया था, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया था वो ये था कि ऐसे कौन कौन से काम हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें परफॉर्म करके आप इंडियन सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हैं. क्योंकि इंडिया जो एक कंट्री है, जो एक इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ कोर्स, एंड हमारी जो कंट्री इंडिया है ये हमें डुअल सिटीजनशिप एक्वायर करने की परमिशन नहीं देती है. यदि हम इंडिया के सिटीजन हैं तो सिर्फ हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं. किसी और देश की, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करने का राइट हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है. तो हम डुअल सिटीजनशिप जो है उसे एक्वायर नहीं कर सकते. इसीलिए इन चीज़ों को और क्लियर बनाने के लिए ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था. अब यहाँ पे हमने कुछ टर्म देखी, बर्थ, डिसेंडेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड ऑल दैट. तो हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे कि कोई भी इंसान एक इंडियन सिटीजनशिप कहलाता है या फिर इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकता है. चलिए देखते हैं. Indian citizenship can be acquired in the following ways as outlined in the Indian Citizenship Act 1955. Citizenship Act 1955 जो आया उसमें कुछ तरीके बताए गए, कुछ वेज बताए गए जिनके द्वारा कोई भी इंसान इंडियन सिटीजनशिप को गेन कर सकता है या फिर एक्वायर कर सकता है. सबसे पहला है बाय बर्थ. अ पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम्स अ सिटीजन विद सम एक्सेप्शंस. अगर कोई भी इंसान इंडिया में जन्म लेता है, इंडिया में ही पैदा होता है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली एक इंडियन सिटीजन बन जाता है. लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिली. चलिए देखते हैं वो क्या है. इफ अ पर्सन इज बोर्न बिटवीन 1950 एंड 1987, सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिक. यदि आपका जन्म 1950 से लेके 1987 तक के टाइम पीरियड में हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली क्या हैं, एक इंडियन सिटीजन है. लेकिन यदि आपका जन्म 1987 से लेके 2004 तक हुआ है तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है. वो टर्म्स एंड कंडीशन है कि एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. मतलब आपके माता पिता में से कोई एक इंसान जो है ऑलरेडी इंडियन सिटीजन होना चाहिए. या तो आपकी माता एक इंडियन सिटीजन हो या फिर आपके जो फादर हैं वो एक इंडियन सिटीजन हो, तभी आप इंडिया में पैदा होने के बाद एक इंडियन सिटीजन कहलाने वाले हैं. उसके बाद आपके एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई गई कि यदि आपका जन्म 2004 के बाद होता है तो आपके दोनों ही जो पेरेंट्स हैं, माता और पिता जो हैं, आपकी मदर एंड आपके फादर जो हैं, उन्हें इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है. और यदि ऐसा नहीं है तो आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं उनमें से कम एक पेरेंट तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. और वहीं दूसरी ओर आपके जो दूसरे पेरेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपके पिता जो हैं वो एक इंडियन सिटीजन है और आपकी माँ जो है एक इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी जो माँ है वो इलीगल इमिग्रेंट या फिर इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. अब इलीगल माइग्रेंट क्या होता है? इलीगल माइग्रेंट उन लोगों को बोला जाता है जो कि किसी और देश से इलीगली इंडिया के अंदर एंटर करते हैं और इंडिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि लीगली इंडिया के अंदर नहीं आते, इंडिया में एंट्री नहीं लेते. ऐसे लोगों को बोला जाता है इलीगल माइग्रेंट. वेट अ सेकेंड. Yes, sorry for the disturbance. Let's continue. So, we were discussing कि by birth हम एक इंडियन सिटीजनशिप कैसे बन सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हैं. तो सबसे पहला हमने देखा कि यदि हम 1950 से 1987 तक के टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है इंडिया में, तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, इंडियन सिटीजन बन जाते हैं. लेकिन
यदि 1987 से लेके 2004 तक हमारा जन्म कभी भी होता है तो हमारे दोनों में से एटलीस्ट एक पेरेंट का इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी हो जाता है। या तो मेरे फादर एक इंडियन सिटीजन हो या तो मेरी माँ एक इंडियन सिटीजन हो, तभी मैं इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकती हूँ। फिर इसके बाद एक और यहाँ पे क्लॉज एड ऑन किया गया, वो ये था कि अगर मेरा बर्थ 2004 के बाद होता है तो इसके लिए मैंडेटरी करी गई कुछ चीज़ें, जिसमें से पहली चीज़ ये थी कि पहली बात तो मेरे दोनों ही पेरेंट्स का इंडियन होना कंपलसरी है। इट इज़ अ मस्ट थिंग कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स क्या हो, इंडियन हो। लेकिन यदि किसी कंडीशन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मेरे दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है वो इंडियन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि एटलीस्ट मेरे एक पेरेंट को इंडियन होना पड़ेगा एंड दूसरे जो मेरे पेरेंट है, इट कैन बी माई मॉम और माई डैड, वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं हो सकते। मतलब वो इंडिया में इलीगली माइग्रेट करके नहीं आए हों, इंडिया में इलीगली एंटर ना हुए हों, गलत तरीके से वो इंडिया की टेरिटरी में एंटर ना हुए हों, तभी क्या है मैं एक इंडियन सिटीजन कहलाऊंगी। अगर मेरी कोई भी पेरेंट, मेरी मॉम या फिर मेरे डैड जो है किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे नेशन से बिलोंग करते हैं, तो लीगली उन्होंने इंडिया में एंटर किया हो, इंडिया में वो लीगली रिसाइड कर रहे हो, किसी भी गलत तरीके से वो इंडिया में ना आए हो और ना ही वो इंडिया में किसी गलत तरीके से रिसाइड कर रहे हो, तभी मैं क्या कहलाने वाली हूँ, एक इंडियन सिटीजन कहलाऊंगी। ये तो हो गई पहली कंडीशन जिससे मैं अपनी इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकती हूँ, जो कि है बाय बर्थ। अब दूसरी कंडीशन की हम बात करेंगे, जो कि है बाय डिसेंट डिसेंट। देखिए, इफ़ यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप। अब क्या होता है, कई बार कुछ इंडियंस इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं, लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं और आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, तब भी आप एक इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। कैसे? वन पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ with some conditions for registering the birth at the time of Indian consulate with specific time frame। यदि आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं तो आपके माता पिता में से किसी एक का इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि मेरी फैमिली इंडिया के बाहर कहीं रिसाइड करती है, जापान या फिर रशिया में, एंड वहाँ पे मेरा जन्म होता है, तो उस कंडीशन में अगर मुझे एक इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना है तो उसके लिए पहली कंडीशन और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही होने वाली है कि या तो मेरी माँ या तो मेरे पिता इंडियन हो, और अगर उन दोनों में से कोई एक इंडियन है तो मैं अपनी सिटीजनशिप को रजिस्टर करवा सकती हूँ। कुछ कंडीशंस होंगी वहाँ पे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिसे हम अपने पेड कोर्स में ब्रेनीपीडिया स्किल्स की वेबसाइट पे आगे चल के डिस्कस करेंगे। पर हमें यहाँ पे सिंपल वे में सिर्फ इतनी चीज़ समझनी है कि यदि मैं इंडिया के बाहर पैदा होती हूँ तो उसमें कंडीशन ये है कि या तो मेरी माँ या तो मेरे पिता दोनों में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, और मेरे जन्म के कुछ समय बाद जो रजिस्ट्रेशन है उसे करवा लिया जाए विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पे कुछ टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने टाइम समय के अंदर आपको अपने चाइल्ड का, अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और अगर मेरे पेरेंट्स उस रजिस्ट्रेशन को करवा लेते हैं तो मुझे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, मैं भी इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकती हूँ और एक भारत का नागरिक, एक इंडियन सिटीजन कहला सकती हूँ। थर्ड वन है बाय रजिस्ट्रेशन। सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अब भाई जो लोग इंडियन नहीं हैं, जो लोग इंडिया के बाहर के हैं, फॉरेनर्स हैं, किसी और देश से आते हैं, उन लोगों को अगर हमारे इंडिया का सिटीजन बनना हो, इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना हो, तो वो लोग कैसे करेंगे? इसके एग्जाम्पल्स हैं अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया, या तो कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंडियन है जो कि इंडिया के बाहर रहता है। दूसरी कंडीशन है अ पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज। रजिस्ट्रेशन के द्वारा किस किस को सिटीजनशिप मिल सकती है? पहला तो वो इंसान जो कि इंडियन है लेकिन इंडिया के बाहर रिसाइड करता है, किसी और दूसरे देश में रहता है। दूसरा है वो इंसान होगा जो इसकी शादी किसी इंडियन से हो गई है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे किसी लड़के ने किसी फॉरेनर से शादी करी, या फिर किसी लड़की ने किसी फॉरेनर लड़के से शादी करी है, एंड शादी के बाद वो लड़का या फिर वो फॉरेनर लड़की इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहते हैं, इंडियन सिटीजन कहलाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें किस तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी? शादी के 7 सालों के बाद। जब उनकी शादी को 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो इंडिया के सिटीजन कहलाने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा वो इंसान है जो कि है माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन। किसी भी इंडियन सिटीजन का माइनर चिल्ड्रन मतलब छोटा बच्चा ऑटोमेटिकली एक सिटीजन कहला जाता है बाय रजिस्ट्रेशन। अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने बच्चों का, अगर मेरे पेरेंट्स अगर मेरा बचपन में ही रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो मैं क्या बन जाऊंगी? एक इंडियन सिटीजन बन जाऊंगी। रजिस्ट्रेशन के द्वारा किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी?
पहला तो वो इंडियन जो कि इंडिया के बाहर रहता है, दूसरा वो इंसान जिसने किसी इंडियन से शादी की है और उसे सिटीजनशिप कब मिलने वाली है, शादी के 7 सालों के बाद। तीसरा वो इंसान, वो बच्चा जो कि किसी भी इंडियन सिटीजन का बच्चा है, माइनर चाइल्ड है। फिर इसके बाद बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन में क्या होने वाला है, नेचुरलाइजेशन में जो फॉरेनर्स हैं, जो कि इंडिया में रहने वाले लोग नहीं हैं, जो कि किसी दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे नेशन से बिलोंग करते हैं, उन्हें यहाँ पे सिटीजनशिप मिलने वाली है, उन्हें यहाँ पे सिटीजनशिप का राइट प्रोवाइड किया जाने वाला है। अब ऐसे कौन से फॉरेनर्स हैं जो कि इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं या फिर इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। Foreigners can apply for Indian citizenship if they have lived in India for at least 12 years. ऐसे फॉरेनर्स जो कि इंडिया में कम से कम 12 सालों से रह रहे हैं, सिर्फ वही लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, जिसमें कि इंक्लूड किया जाएगा 11 ईयर्स ऑफ रेसिडेंस, जिसमें कि वो 11 साल पहले से तो रह रहे हों और 1 साल इमीडिएटली बिफोर द एप्लीकेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे आज एप्लीकेशन डालनी है, मैं एक फॉरेनर हूँ जो कि पास्ट 12 ईयर से इंडिया में रिसाइड कर रही हूँ, और अब मुझे लगता है कि अब मुझे इंडियन सिटीजनशिप को ही एक्वायर कर लेना चाहिए, मुझे तो अब इंडिया में ही रहना है, मुझे इंडिया से नहीं जाना। देन उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि 11 साल तो पहले के और एप्लीकेशन के आज के ठीक 1 साल पहले, ऐसे मिला के मुझे 12 साल, 11 साल वो, और आज के दिन से करेक्ट 1 साल बिफोर, मतलब पूरे टोटल कितने, 12 साल। आप याद रखेंगे इस चीज़ को, आप 12 साल तक अगर फॉरेनर हैं, आप इंडिया में स्टे करते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। पर यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जब आप इंडिया में रह रहे हैं एज अ फॉरेनर, आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, आप किसी भी तरीके के मिसबिहेव को कंडक्ट करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए, सोसाइटी में कोई डिस्टर्बेंस आपके द्वारा नहीं क्रिएट होना चाहिए। बेसिकली एक गुड कैरेक्टर, एक नोबल कैरेक्टर को आपको मेंटेन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इंडियन लैंग्वेजेस का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती है, इंडियन लैंग्वेजेस का आपको नॉलेज नहीं है, तो आप इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसीलिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, एक नोबल कैरेक्टर, एक गुड कैरेक्टर। सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। आगे बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ इंडियन लिविंग ओवरसीज। अब हमने जब ये सारे ही वेज के बारे में डिस्कस किया, तो हमने देखा इफ़ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे हमने बात करी कि ऐसे कुछ इंडियंस होते हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रिसाइड करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न के लिए हो सकता है, पर्सनल रीज़न के लिए हो सकता है, या फिर स्टडीज़ के लिए भी कई स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, मेडिकल की स्टडीज़ के लिए, बिजनेस की स्टडीज़ के लिए। इट कुड बी एनीथिंग, किसी का भी कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न होता है जिसके कारण कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जाके रिसाइड करना स्टार्ट करता है, स्टे करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे सिटीजन्स की भी हमने कैटेगरीज बनाई है इंडियन लिविंग ओवरसीज। जो इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं, अलग देशों में जाके रिसाइड करते हैं, उनकी भी कुछ कैटेगरी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब हम उन कैटेगरीज के बारे में समझेंगे कि कौन से इंडियन को क्या बोला जाता है, एनआरआई क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी सारी बातें करने वाले हैं आगे चल के। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। Yes, so we are going to talk about the categories of Indian living overseas. Let's begin. Indian living overseas are categorized based on their legal and historical connections to India. ब्रॉडली दीज कैटेगरीज इंक्लूड। अब जो यहाँ पे हम लोग डिवीजन देखने वाले हैं, कैटेगराइजेशन देखने वाले हैं, ये किस बेसिस पे होने वाला है, उनके लीगल राइट्स और उनके जो हिस्टोरिकल कनेक्शंस इंडिया में रहने वाले हैं उनके बेसिस पे। सबसे पहला नाम आता है एनआरआई का, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। आप सभी ने एनआरआई का तो नाम सुना ही होगा। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अगर हम बात करें नॉन रेसिडेंट इंडियंस की, तो NRIs are Indian citizens residing outside India temporarily such as for work, education और personal reason। NRI हम उन लोगों को बोलते हैं जो कि इंडिया के बाहर टेम्पररी पीरियड के लिए रहते हैं, चाहे वो उनके वर्क हो, एजुकेशन हो या फिर किसी और पर्सनल काम के लिए ही क्यों ना हो, जो कि इंडिया से बाहर तो जाते हैं लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए। इट कुड बी देयर पर्सनल रीज़न, इट कुड बी अ प्रोफेशनल रीज़न, चाहे वो अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी पढ़ाई के लिए इंडिया से बाहर कुछ समय के लिए जाते हैं, कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जाते हैं। तो ऐसे इंडियंस को हम क्या बोलते हैं, NRI बोलते हैं। They retain their Indian citizenship and enjoy various rights such as voting rights in elections if registered। अब इनके जो राइट्स होते हैं ना इंडियन सिटीजनशिप वाले, वो इंजॉय करते हैं, जैसे कि इलेक्शन में वोट डालना या फिर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें अलाउ की जाती हैं। ये सारे ही जो राइट्स होते हैं एक
बेसिक राइट्स, सारे लीगल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि एक इंडियन सिटीजनशिप को दिए जाते हैं, इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं, इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे ही राइट्स एनआरआई भी इंजॉय करते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाया हो, अपने आप को एज आ एनआरआई रजिस्टर करवाया हो, देन उसी कंडीशन में ये लोग ये सारे राइट्स इंजॉय कर पाते हैं एंड उन्हें एनआरआई का जो एक टैग होता है वो मिल पाता है। बेसिकली एनआरआई वो लोग होंगे जो कि इंडिया के बाहर कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जाएंगे। इट कुड बी एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे वो अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न के लिए इंडिया के बाहर जब कुछ समय तक स्टे करते हैं, तो ऐसे इंडियन सिटीजन्स को हम एनआरआई बोलते हैं। एंड कुछ टाइम के लिए बाहर जाने से उनके जो सिटीजन्स वाले राइट्स होते हैं ना, वो ख़त्म नहीं होते। वो अपने सिटीजन्स वाले जितने भी उनके राइट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्शंस में वोट करना ही क्यों ना हो, इन सारी ही चीज़ों को इंजॉय करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इन चीज़ों के लिए उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाया हो। आई होप आपको एनआरआई का मतलब समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ की। अब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे होते हैं और ये एनआरआई से किस तरीके से अलग होते हैं, चलिए देखते हैं। पीआईओ आर इंडिविजुअल्स हु और हुज एंसेस्टर्स वर इंडियन सिटीजन्स बट दे देमसेल्फ में होल्ड फॉरेन सिटीजनशिप। अब पीआईओ वो लोग होने वाले हैं जिनके एंसेस्टर्स जो रहे हैं, जिनके पूर्वज रहे हैं, वो एक इंडियन सिटीजन थे, वो इंडिया से बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण, कुछ चीज़ों के कारण ये जो पीआईओ है वो इंसान क्या है, शायद किसी फॉरेन सिटीजनशिप को होल्ड करता है। यहाँ पे हम मेरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एट प्रेजेंट में मैं साउथ अफ्रीका में स्टे करती हूँ, लेकिन मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। किसी रीज़न के कारण मेरे दादा, मेरे परदादा जो थे, इंडिया को छोड़ के साउथ अफ्रीका में आके शिफ्ट हो गए। तो लेकिन अब जो मेरे एंसेस्टर्स थे वो तो इंडिया से बिलोंग करते थे, लेकिन एट प्रेजेंट में मैं कहाँ की सिटीजनशिप होल्ड करूंगी, साउथ अफ्रीका की, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ, मैं वहीं पे बड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास सिटीजनशिप कहाँ की होने वाली है, साउथ अफ्रीका की होने वाली है। तो इस कंडीशन में दे वर एलिजिबल फॉर सर्टेन बेनिफिट्स अंडर द पीआईओ कार्ड स्कीम्स। इसमें इस चीज में मेरे लिए कुछ सर्टेन प्रॉफिट्स बनाए गए हैं पीआईओ कार्ड स्कीम्स के अंदर, बट द स्कीम वाज मर्ज्ड विद द ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम इन 2015। अब ऐसे लोग जो कि इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं और जिनके पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स इंडियंस हुआ करते थे, उन लोगों को कुछ प्रॉफिट्स दिलवाने के लिए, कुछ बेनिफिट्स दिलवाने के लिए पीआईओ कार्ड स्कीम्स चलाई गई थी। लेकिन 2015 में ये जो पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड की जो स्कीम थी उसे ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया और दोनों को मिला के एक नई स्कीम बनाई गई। अब वो क्या स्कीम है हम देखते हैं। पहले आप पीआईओ का मतलब समझिए। पीआईओ का मतलब ये है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये है कि मैं खुद तो शायद किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर रही हूँ प्रेजेंट डे में, बट पास्ट में मेरे कुछ पूर्वज थे, मेरे एंसेस्टर्स जो थे वो एक इंडियन सिटीजन हुआ करते थे। तो मुझे किस चीज़ का यहाँ पे टैग मिलने वाला है, पीआईओ का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का टैग मुझे मिलने वाला है। अब मुझे पीआईओ होने के नाते कुछ प्रॉफिट्स, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे पीआईओ कार्ड स्कीम के अंदर, जिन कार्ड स्कीम को हमने फ्यूचर में आगे चल के 2015 में ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म देखने को मिली हमें, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई का मतलब होता है दे आर फॉरेन नेशनल्स हु हैव रूट्स इन इंडिया। ओसीआई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे फॉरेन नेशनल्स होते हैं जिनकी रूट्स होती हैं इंडिया में, जो कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड होते हैं। कैसे, इधर बाय बर्थ, या तो जन्म के द्वारा, या तो फिर उनके पूर्वज रहे हों, या तो फिर शादी के द्वारा, या तो उन्होंने किसी इंडियन सिटीजन से शादी करी हो, या तो वो उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या तो उनके कोई पूर्वज, उनके कोई एंसेस्टर इंडिया से बिलोंग करते हों। अब इन्हें कौन सी प्रॉफिट मिलने वाले हैं, यहाँ पे कौन से ऐसे ओसीआई कार्ड के प्रॉफिट्स हैं जो हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो वो ये हैं, दे आर ग्रांटेड लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री ट्रैवल टू इंडिया। अब जो ओसीआई होने वाले हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होने वाले हैं, इन्हें लाइफ लॉन्ग का वीज़ा फ्री मिलता है इंडिया में आने के लिए। अगर वो जब भी चाहें वो इंडिया में आके ट्रैवल कर सकते हैं। उनके वीज़ा को लेके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उनका जो वीज़ा होने वाला है लाइफ लॉन्ग के लिए, ज़िंदगी भर के लिए फ्री होने वाला है। और भी कुछ अदर प्रिविलेजेस इन्हें देखने को मिलते हैं, लेकिन दे कैन नॉट वोट। वो इंडिया में आके इलेक्शंस में वोटिंग नहीं कर सकते,
होल्ड गवर्नमेंट पोजीशन, किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, ना तो वो वोट कर सकते हैं और ना ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। और एक्वायर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, ना तो वो इंडिया में कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। द ओसीआई कार्ड इज पॉपुलर ऑप्शन फॉर पीपल विथ इंडियन हेरिटेज। अब जो लोग इंडिया से किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं और प्रेजेंट डे में किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से इंडिया से बाहर रिसाइड करते हैं, उनके लिए जो ओसीआई कार्ड होता है काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे प्रिविलेजेस देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ एनआरआई का मतलब, पीआईओ का मतलब और ओसीआई का मतलब आप सभी को समझ आया होगा। ओसीआई वो लोग होते हैं जो कि एट प्रेजेंट में तो इंडिया के बाहर रहते हैं, किसी दूसरे देश में रिसाइड करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे से वो इंडिया से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो जन्म के द्वारा हो सकता है, उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो कनेक्टेड हो सकते हैं इंडिया से, हो सकता है उनके दादा परदादा इंडिया से बिलोंग करते हो, या तो फिर उन्होंने किसी इंडियन सिटीजन से शादी की हो। इन तीनों ही कंडीशन में एक इंसान क्या बन जाता है, ओसीआई बन जाता है। एंड जो लोग भी ओसीआई होते हैं उन्हें कुछ प्रिविलेजेस, कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रिविलेज होता है कि उन्हें लाइफ लॉन्ग का वीज़ा क्या मिलता है, इंडिया का फ्री मिलता है। उसके अलावा उनके और भी कुछ अदर प्रिविलेजेस होते हैं। देन उनके पास जो राइट्स नहीं होते वो हमने डिस्कस किए, जैसे कि वो इंडिया में ना तो वोट कर सकते हैं और ना ही इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। आईएएस, आईपीएस, आरटीओ ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, किसी भी तरीके की पोस्ट को, गवर्नमेंट पोस्ट को, पब्लिक ऑफिस को वो होल्ड नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को भी वो इंडिया में एक्वायर नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। चलिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज डन ओवर हियर। अब बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा की। अब इंडियन डायस्पोरा क्या होता है? दिस इज अ ब्रॉडर टर्म encompassing all the people of Indian heritage living abroad regardless of their citizenship status। अब देखिए, हमने एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई की बात की, तीनों को ही जब हम मिला देते हैं, तीनों को जब हम मर्ज कर देते हैं और एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तीनों को मिक्स अगर आप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इंडियन डायस्पोरा बन जाएगा। इंडिया, पहले तो हमने तीनों के बारे में अलग अलग बात करी कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओस क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं, लेकिन जब हम तीनों ही टर्म्स को, तीनों ही कंसेप्ट को मर्ज कर देते हैं, तो तीनों को मर्ज करने के बाद जो एक नया कंसेप्ट निकल के आता है वो होता है आपका इंडियन डायस्पोरा। यहाँ पे इनके सिटीजनशिप स्टेटस को इनके इंडियन सिटीजनशिप स्टेटस को हटा के बात की जाती है, उसे अलग रख के बात की जाती है। एंड इंडियन डायस्पोरा जो है वो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को मिला के बनाया जाता है। एंड डिसेंडेंट ऑफ इंडियंस हु माइग्रेटेड जनरेशंस एगो। इसके अलावा ऐसे डिसेंडेंट इंडियंस के जो कि बहुत टाइम पहले माइग्रेट कर चुके हैं, इंडिया से बाहर जा चुके हैं, उन्हें भी इसी कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनसे आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ओवरसीज इंडियंस क्या होते हैं, जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, उन्हें किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं, एंड उन लोगों को क्या प्रॉफिट, क्या प्रिविलेजेस इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे अमेंडमेंट की जो हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 में देखने को मिले। तो देखिए, 2019 में एक अमेंडमेंट एक्ट आता है सिटीजनशिप को लेके। ये अमेंडमेंट एक्ट उस टाइम पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। इंडिया के काफ़ी हिस्सों में, काफ़ी स्टेट्स में हमें इस एक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन देखने को मिला। लोगों ने इस एक्ट का काफ़ी अपोज किया, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे, असम हुआ, मेघालय हुआ, इन जगहों पे हमें इस एक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन देखने को मिला। यहाँ के जो सिटीजन्स थे, जो निवासी थे, वो इस एक्ट का स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे एंड पार्लियामेंट से बोल रहे थे कि वो इस एक्ट को वापस लें। एंड सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई कि आप प्लीज़ इस एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कीजिए। तो बेसिकली ये जो एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 था, ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा एंड काफ़ी फेमस एक्ट भी है। तो इस एक्ट को लेके हम फ्यूचर में जो क्वेश्चंस है अपने एग्जाम्स में उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि इस एक्ट से लेके हमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारे लिए इस एक्ट को डीपली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे कौन सी चीज़ें थी इस एक्ट में जिसने इंडियन सिटीजन्स को इतना ज़्यादा अग्रेसिव बना दिया, इतना ज़्यादा लोग इस चीज़ का अपोज करने लगे। ऐसे कौन से क्लॉज इसमें हमें देखने को मिले कि लोगों ने इसका इतना ज़्यादा विरोध किया, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इसे देश भर में। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो पास कब हुआ, इट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019। अभी जो हमारा एक्ट है ना रहने वाला है CAA 2019, ये 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट। अब यहाँ पे क्या बात की गई कि भाई हम जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना उन्हें हम सिटीजनशिप देने वाले हैं, और ये अमेंडमेंट हमें किस में देखने को मिला, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो था उसी में हमें यहाँ पे अमेंडमेंट देखने को मिले, कुछ बदलाव देखने को मिले बेसिकली। और उन बदलावों में सबसे जो ज़रूरी बात यहाँ पे रखी गई थी वो ये था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना, जो लोग गलत तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में रहना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, बिना किसी लीगल बोलना चाहिए प्रोसेस के, उन लोगों को हम अब ऑफिशियली इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। तो भाई ये तो अच्छी बात है कि एक तरीके से बोलना चाहिए कुछ लोगों को ये बात सही लगी कि भाई अच्छा है, लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिल रही है, लोगों को घर मिल रहा है। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इस चीज़ का अपोज भी किया, क्योंकि अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे पूरी स्टोरी समझने वाले हैं कि इस एक्ट की स्टोरी क्या थी, किस तरीके से ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, आगे चल के इस एक्ट में कौन कौन सी बातें कही गई। It was signed by President Ramnath Kovind on 12th December 2019। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट किसी बिल पे साइन करते हैं तभी वो एक एक्ट बनता है। इनिशियली क्या होता है, हमारा जो पार्लियामेंट होता है वहाँ पे बिल का इंट्रोडक्शन किया जाता है, देन उस बिल को लोकसभा एंड राज्यसभा पास करते हैं, एंड जब वो बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस से पास हो जाता है तब वो जाता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। एंड जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल पर साइन ना कर दें, अपनी परमिशन ना दे दें, वो जो बिल है वो एक एक्ट नहीं बनता। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 का था उस पर प्रेसिडेंट ने साइन किया 12 दिसंबर 2019 में, एंड इसके बाद ये जो हमारा बिल था ये क्या बन गया, CAA ऑफ 2019। अब हम बात करें कि इसका इन्फोर्समेंट कब से हुआ, ये जो हमारा CAA 2019 था ये लागू कब से हुआ, तो इट केम ऑन फोर्स बाय 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को हमें इस एक्ट का एनफोर्समेंट देखने को मिला। चलिए अब ये तो बात हो गई कि कब लागू हुआ, कब प्रेसिडेंट ने साइन किया, पार्लियामेंट ने कब परमिशन दी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट के अंदर ऐसी कौन सी बातें कही गई जिनके कारण लोग इससे इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, लोगों ने इसका इतना अपोज किया। देखिए यहाँ पे हमने बात करी कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाने वाले हैं, राइट। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स में भी बहुत ही ज़्यादा क्लासिफिकेशंस हमें देखने को मिले। सारे ही इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली थी, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग ऐसे थे, सिलेक्टेड कम्युनिटीज़ थी जिन्हें हम यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफर कर रहे थे, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से लोग थे वो, पीपल फ्रॉम हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजन हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए भाई यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ को लिया गया, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। इन सभी धर्मों के लोग जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से इलीगली इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, इलीगली इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया में रह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि भविष्य में भी वो इंडिया में रहें, ये लोग क्या कर सकते हैं, अब इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिए बिना इन्हें इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, ऐसा इस एक्ट में बोला गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई कि दे मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया बिफोर December 31, 2014। कंडीशन ये थी कि ये सारे ही जो कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन एंड पारसी, ये सभी लोग 2014 31 दिसंबर के पहले इंडिया में आ चुके हों, तभी तो हम इन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। देन इसके बाद लेस वेटिंग टाइम। अब देखो भाई, यूजुअली हमने अभी पहले बात की थी कि अगर कोई फॉरेनर है उसे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए उसे 11 साल और टोटल मिला के 12 साल तक वेट करना पड़ता था इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को प्रिविलेज ये मिला कि जो टाइम पीरियड था इसे रिड्यूस करके सिर्फ 5 साल कर दिया गया था। 2014 से लेकर 2019 तक का टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल का देखने को हमें मिला। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो टाइम पीरियड था 12 साल से घटाकर सीधा 5 साल कर दिया गया। तो इन लोगों के लिए थोड़ी अच्छी बात हो गई थी, थोड़ी राहत की बात हो गई थी कि इन्हें इतने सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन
यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि ये जो हमारा एक्ट आया था ये सभी एरियाज के लिए नहीं था, इंडिया के हर स्टेट के लिए नहीं था। द लॉ डजेंट अप्लाई इन सम रीजन्स। अब ये जो लॉ बना था ये हर रीजन में अप्लाई नहीं होने वाला, ऐसे कुछ रीजन्स थे जहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन से एरियाज थे? सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड प्लेसेस विद इनर लाइन परमिट सिस्टम। अब देखिए इंडिया में कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए और कुछ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ एरियाज को सिक्योर किया जाता है, कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है जहाँ पे बाहर के लोगों का जाना स्ट्रिक्टली मना होता है। तो ऐसे ही कुछ एरियाज थे जिसमें कि ट्राइबल एरियाज आए असम के, मेघालय के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, और जो लाइन परमिट के एरियाज होते हैं जहाँ पे आउटसाइड इंटरफेरेंस कंप्लीटली मना होता है, बिल्कुल ही डिनाई किया जाता है, उन जगहों पे ये जो लॉ था ये अप्लाई नहीं होने वाला था। मतलब इन जगहों पे ये लोग जाके रिसाइड नहीं कर सकते हैं। देन लीगल चेंजेस देखने को मिले। एनीवन हु गेट सिटीजनशिप थ्रू दिस लॉ विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन सिटीजन फ्रॉम द डे दे एंटर द कंट्री। लीगल केसेस अबाउट देम कमिंग टू इंडिया विदाउट परमिशन विल बी क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पे लीगल चेंजेस ये मिले हमें कि जितने भी लोगों ने इस एक्ट के द्वारा सिटीजनशिप को एक्वायर किया है वो तुरंत ही क्या बन जाएंगे? इंडियन सिटीजन्स बन जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके अगेंस्ट में यदि कोई केस चल रहा हो कि भाई इन लोगों ने गलत तरीके से इंडिया में एंटर करके इंडिया में रहना स्टार्ट किया है, ये लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये लोग गलत तरीके से इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में रिसाइड करने के लिए आए हैं, वो सारे ही केस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है इस एक्ट के द्वारा। चलिए, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 फेस सेवरल क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सीज। अब हमने बात तो कर ली कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस हमें देखने को मिले। सबसे पहला प्रोविजन था कि जो लोग हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड वो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान देश जैसे नेशन से हमारे इंडिया में आए हैं, इंडिया में आए हैं रहने के लिए, डिसाइड करने के लिए, भले ही वो एक इलीगल माइग्रेंट है, हम उन्हें इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लोग इंडिया में 31 दिसंबर 2014 तक अगर आ गए हैं तो हम उन्हें इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। देन यहाँ पे हमने उनका टाइम पीरियड भी कम कर दिया। यूजुअली जब हम किसी फॉरेनर को सिटीजनशिप प्रोवाइड कराते हैं तो हम 11 से 12 साल तक का टाइम पीरियड मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 साल से इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, इंडिया में स्टे कर रहे हैं, तो हम आपको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और यहाँ पे ये चीज़ और मेंशन की गई कि ये जो लॉ है ये इंडिया के हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ स्टेट्स को, कुछ जगहों को इस पर्टिकुलर लॉ से साइड रखा गया, बाहर रखा गया। वो थे ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड हर वो जगह जहाँ पे इनर लाइन परमिट अलाउ की गई है। इसके बाद लीगल चेंजेस ये देखने को मिले कि भाई जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर किया है, गेन किया है, उनके अगेंस्ट में यदि कोई केस चल रहा था कि ये लोग गलत तरीके से, इलीगल तरीके से इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, इंडिया के अंदर आए हैं, वो सारे ही केस क्लोज कर दिए जाएंगे क्योंकि अब ये एक इंडियन सिटीजन है, अब इन्होंने अपने इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है। ये सारे ही यहाँ पे हमें प्रोविजंस देखने को मिले। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इस एक्ट को इतना क्रिटिसिज्म क्यों फेस करना पड़ा, लोगों ने इसका इतना अपोज क्यों किया। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे हमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला क्योंकि यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फर्स्ट वाला जो प्रोविजन रहा हमारा, जिसमें हमने हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी एंड पारसीज एंड क्रिश्चियंस की बात की। यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उन्हें इस कैटेगरी से बाहर रखा गया। मुस्लिम जो लीगल माइग्रेंट्स थे उन्हें यहाँ पे इस एक्ट से, इस लॉ से कोई भी प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे माना गया कि भाई यहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लोगों में धर्म के नाम पे भेदभाव जो है सरकार करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के इल्ज़ाम, इस तरीके के बोलना चाहिए इस तरीके के इल्ज़ाम इस एक्ट में लगाए गए। Critics argued that CAA violates the secular principle of Indian Constitution by excluding Muslims from this provision, as it only grants citizenship to the non-Muslim minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan.
अब भाई क्रिटिक्स ने बोला, लोगों ने बोला कि ये जो एक्ट है ना, इन्होंने इंडिया का जो सेक्युलर प्रिंसिपल है उसे हार्म किया है, उसे अफेक्ट किया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, लोगों में भेदभाव किया गया है। जितने भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं सिर्फ उन्हें इंडिया में आके रिसाइड करने की परमिशन दी है, और जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव किया गया। उन्हें इस एक्ट के द्वारा सिटीजनशिप क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि सिटीजनशिप सिर्फ उन लोगों को मिल रही है जो कि हिंदू सिख बुद्धिस्ट पारसी क्रिश्चियंस जैसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड उन लोगों को नहीं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोगों को फिर से धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया। एंड इंडिया जो कि एक सेक्युलर कंट्री होने का दावा करती है, इंडिया के सेक्युलर प्रिंसिपल्स को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, लोगों ने ऐसा भी माना कि इस एक्ट ने आर्टिकल 14 का वायलेशन किया, जिसमें कि साफ तरीके से बोला गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 हमसे बोलता है कि हम सभी क्या हैं, लॉ के नज़रों में, कानून की नज़रों में समान हैं। लेकिन यहाँ पे हमने साफ देखा कि जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था इस लॉ के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। तो लोगों ने ऐसा भी माना कि ये जो एक्ट आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ये जो है आर्टिकल 14 को, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी कंसिडर किया जाता है, उसे वायलेट कर रहा है। बिकॉज as it uses religion as the क्राइटेरियन फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन को यूज किया जा रहा है एज अ क्राइटेरिया। रिलीजन के बेसिस पे आप क्या दे रहे हैं, लोगों को सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं, जो कि गलत है। जबकि हमारा आर्टिकल 14 साफ बोलता है कि डजेंट मैटर कोई इंसान कहाँ से बिलोंग करता है, उसका धर्म क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी एज क्या है, सभी लोग क्या होने वाले हैं, कानून की नज़रों में बराबर होने वाले हैं। लेकिन इस एक्ट के द्वारा आपने क्या किया, सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो लोगों ने ऐसा भी माना कि यहाँ पे आर्टिकल 14 का भी कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है। इम्पैक्ट ऑन असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अब ये जो एक्ट था इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को मिला। कैसे? देयर वर कंसर्न्स दैट एक्ट वुड लीड टू एन इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स अफेक्टिंग द कल्चरल एंड डेमोग्राफिक बैलेंस इन असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दिस लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन दीज रीजन्स। अब ऐसा माना गया कि अगर यहाँ पे इस एक्ट को लाया गया तो जो माइग्रेंट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो है रिसाइड करने के लिए जाएंगे, रहने के लिए जाएंगे, जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो कल्चर है, जो वहाँ का बोलना चाहिए डेमोग्राफिक बैलेंस है, वो एक तरीके से बिगड़ जाएगा, स्पेशली असम और सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इन चीज़ों के कारण, इन चीज़ों को लेकर कंसर्न होके, इन चीज़ों से परेशान होके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप इस एक्ट को हमारे यहाँ का जो एरिया है उससे बाहर रखिए, हमारे यहाँ के एरिया में आप बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी इन चीज़ों को लेके, इलीगल माइग्रेंट्स को लेके असम में बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल चुके हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को हमें मिल चुके हैं। हमारी फ्यूचर की क्लासेस में हम लोग असम मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे, असम अकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को डेप्थ में, डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोग थे, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, यहाँ के लोगों ने स्ट्रांगली इस एक्ट का अपोज किया एंड गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इस एक्ट से हमारी स्टेट्स को बाहर रखिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो हमारे स्टेट्स में, मैक्सिमम इलीगल माइग्रेंट्स आके स्टे करने वाले हैं, रहने वाले हैं, जिससे हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो क्या होने वाली है, अफेक्ट होने वाली है। और हम अपनी स्टेट के साथ, अपने शहरों के साथ ऐसा नहीं होना देना चाहते, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इस चीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी किया था। Exclusion of other groups. The act does not address other persecuted groups such as Tamil refugees from Sri Lanka or Rohingya Muslims from Myanmar, raising question about its inclusivity. अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स को बाहर रखा गया, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप पे यहाँ पे फोकस किया गया था, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज पे यहाँ पे फोकस किया गया था इस एक्ट के द्वारा। वहीं कुछ कम्युनिटीज को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कंप्लीटली आउट किया गया था, कंप्लीटली इग्नोर किया गया था इस एक्ट के द्वारा। वो कम्युनिटीज थी तमिल रिफ्यूजीज फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका से कुछ तमिल रिफ्यूजीज भी हमारे इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स कंसिडर किए जाते हैं।
एंड रोहिंग्या मुस्लिम फ्रॉम म्यांमार, म्यांमार से कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी कंसिडर किया जाता है एज अ इलीगल माइग्रेंट। तो उन लोगों के बारे में इस एक्ट में हमें कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिला, कोई प्रोविजन देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे लोगों ने बातें बनाई कि भाई आप यहाँ पे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को टारगेट कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को ही आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर एक्ट को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और बहुत ज्यादा बोलना चाहिए क्रिटिसिज्म लोगों के द्वारा देखने को मिला। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट एंड अनरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्ट को बहुत देश भर से बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला, जिसके कारण देश भर में लोगों ने इसका बहुत अपोज किया, क्योंकि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस निकल के आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को बोलना चाहिए प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो खतरे में है इस एक्ट को लेके, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इसमें और भी कम्युनिटीज़ को ऐड ऑन किया जाना चाहिए, कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की आइडेंटिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके के जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज थे, जो डायलॉग्स थे, वो निकल के बाहर आ रहे थे। द CAA sparked nationwide protest with many people fearing it could be used in conjunction with the National Register of Citizens to target specific communities। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को इस बात का भी डर था कि इस एक्ट के द्वारा उनकी सिटीजनशिप पे भी सवाल उठाए जाने वाले हैं कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं भी या नहीं। तो लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी घबराए हुए थे, लोगों ने इस चीज़ को लेके पूरे देश भर में काफ़ी प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद भी आगे चल के खैर ये एक्ट लागू हुआ एंड एट प्रेजेंट ये इंडिया में है। पर अगर हम उस टाइम की सिचुएशन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज पे फोकस करने के कारण इस एक्ट को काफ़ी क्रिटिसिज्म और काफ़ी प्रोटेस्ट जो है नेशन वाइड फेस करने पड़े थे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे असम मूवमेंट ऑफ 1979 टू 1985। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे ही कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एज ऑलवेज आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, अगर आप इंडियन पॉलिटी को इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में, फन वे में समझना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल्स, ताकि वहाँ पे आप इंडियन पॉलिटी की तरह बाकी सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग वेज में पढ़ सकें। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी के आपको इंटरेस्टिंग नोट्स भी मिले, ईजी गोइंग नोट्स मिले, और हम इंडियन पॉलिटी के पूरे सिलेबस को फन वे में, इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट करें, तो प्लीज visit the website of Brainipedia Skills. And till then, keep watching the videos, keep learning the concepts of Indian polity in fun way. Stay healthy and stay happy. Thank you so much. Thank you for watching.